वेलकम इन दिस लेक्चर। आज की क्लास में हम कोरियोलिस बल का पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहे पिंड पर क्या प्रभाव होगा वो हम देखेंगे। तो पृथ्वी सतह पर, ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, इस पर कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m है और जो h ऊंचाई से पृथ्वी पर नीचे गिर रहा है। तो h ऊंचाई से जब पिंड नीचे गिर रहा है तो हम इसके लिए इसका प्रारंभिक वेग क्या मानेंगे? 0। और हम जानते हैं कि k डैश जो एक्सिस होती है वो हम ऊर्ध्वाधर किधर मानते हैं? ऊपर। z डैश एक्सिस है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होती है। तो पिंड चूंकि नीचे गिर रहा है इसलिए गिरते हुए पिंड के लिए जो दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? माइनस k डैश एक्सिस। ठीक है, तो स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड, स्मॉल h ऊंचाई से पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में पिंड का t समय पश्चात जो वेग होगा that will be defined v is equal to u प्लस gt, गति की प्रथम समीकरण से। तो चूंकि उसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0, इसलिए उसका वेग जो है t समय पर वो क्या हो जाएगा? u प्लस gt मीन्स gt। अगर देखो हम वेक्टर की बात करें क्योंकि घूर्णी निर्देश तंत्र में कण के वेग को हम v प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे और कण का जो वेग की दिशा है वो ऊर्ध्वाधर किधर है? नीचे की ओर, यानी z डैश एक्सिस के विपरीत। इट्स मीन इसकी जो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो उसको मैं लिखूंगा माइनस k प्राइम, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए जहां पर पिंड गिर रहा है उस अक्ष के अनुदिश जो अक्षांश है उस बिंदु पर, उस स्थिति पर जो अक्षांश से मान लीजिए कितना है? लैम्डा है, तो वहाँ पर पृथ्वी का या घूर्णी निर्देश तंत्र का जो कोणीय वेग सदिश है उसको हम डिफाइन करेंगे ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इस ओमेगा के जो कंपोनेंट है वो हमने कैसे लिए ये हम पीछे की क्लासों में बता चुके हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा कोस लेमडा जे प्राइम प्लस ओमेगा साइन लेमडा के प्राइम। तो ये ओमेगा के कंपोनेंट आ गए और यानी कोणीय वेग वेक्टर सदिश को हमने लिख दिया। अब देखिए कोरियोलिस बल का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? कोरियोलिस बल का फार्मूला। तो कोरियोलिस बल Fc वेक्टर, इसको देखिए हम कोरियोलिस को सिर्फ Fc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज नहीं बता रहे, सिर्फ कोरियोलिस बता रहे हैं, इसलिए इसको Fc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोरियोलिस वेक्टर की फार्मूला -2m ओमेगा क्रॉस v प्राइम। ठीक है, देन -2m ओमेगा क्रॉस v, तो वेक्टर मल्टीपल है तो हम इसको मैट्रिक्स में लिख लेते हैं i प्राइम j प्राइम k प्राइम एंड ओमेगा के कंपोनेंट है j और k प्राइम में, तो ये हो गया j कंपोनेंट ओमेगा कोस लेमडा, ये ओमेगा साइन लेमडा इसका कंपोनेंट k प्राइम की तरफ, और इसी प्रकार वेग v का जो कंपोनेंट है वो k प्राइम की तरफ और वो क्या है? माइनस gt। देखिए डायरेक्शन k के विपरीत होने का, तो ये हो गए 0 0 और ये कंपोनेंट आ गया माइनस gt। ठीक है, यहाँ से जब हम इस सारणी को हल करेंगे तो सिर्फ i प्राइम की तरफ हमें एक कंपोनेंट प्राप्त होगा और वो होगा माइनस ओमेगा जी टी कोस लेमडा। ठीक है, और ये माइनस ओमेगा जी टी कोस लेमडा और ये माइनस हो जाएंगे कैंसिल, तो हम
कोरियलिस बल को लिख सकते हैं, दैट इज 2m ओमेगा कोस लेमडा, 2m ओमेगा कोस लेमडा GT। तो ओमेगा G एक साथ लिख लेते हैं और T को हम अलग लिख लेते हैं और ये आएगा I प्राइम की तरफ। इट्स मीन कोरियलिस बल जो है वो देखिए किधर कार्यरत है, I प्राइम। तो I प्राइम जो डायरेक्शन होती है वो हम किसको माना था, हमने जब पृथ्वी को घूर्णी निर्देश तंत्र माना था, I प्राइम जो डायरेक्शन है उसको हमने माना था पूर्व। तो पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे गिरते हुए पिंड पर जो कोरियलिस बल है वो किस दिशा में लगता है, पूर्व दिशा में लगता है। यानी पिंड जो है जो पृथ्वी पर नीचे की तरफ गिर रहा है उत्तरी ध्रुव में। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि हम उत्तरी ध्रुव की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। तो ये गिरता हुआ जो पिंड है इस पर पूर्व की दिशा में कोरियलिस बल लगेगा और इस कोरियलिस बल के कारण पिंड जो है वो सीधा उस नीचे ऊर्ध्वाधर बिंदु पर न गिरकर थोड़ा क्या होगा, पूर्व की तरफ विस्थापित हो जाएगा। तो पिंड का मान लीजिए, पिंड का जो विस्थापन है तो पूर्व दिशा में है ना, तो पूर्व दिशा में जो विस्थापन है पूर्व की तरफ कंपोनेंट क्या लेंगे, विस्थापन का x प्राइम, किसी समय कंपोनेंट x प्राइम। तो पिंड पर कोरियलिस जो बल होगा तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। बल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो त्वरण यहाँ हो जाएगा d2x प्राइम बाई dt। m कण का क्या है, द्रव्यमान। अब देखिए ये पिंड पर कार्यरत बल का मान है और पिंड पर कार्यरत बल कौन है, कोरियलिस बल है। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, दोनों बल जो है वो क्या होंगे, एक समान होंगे। तो यहाँ इसी बल की डायरेक्शन है वो I प्राइम की तरफ हम बता चुके हैं। तो इन दोनों बलों के क्या कर देंगे, परस्पर इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से इन दोनों समीकरणों को इक्वल करेंगे तो m से ये m कैंसिल हो गया और ये कोरियलिस त्वरण के रूप में हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो हमें मान प्राप्त होगा d2x प्राइम बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओमेगा g कोस लेमडा t। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि कोस लेमडा इस t से अलग है। तो यहाँ पर पिंड पर कोरियलिस जो त्वरण है वो पूर्व दिशा में, उसका मान ये प्राप्त होता है। अब इस समीकरण का हम करते हैं समाकलन। ठीक है, तो एक बार इसका समाकलन किया तो समाकलन से क्या हो जाएगा, ये समाकलन हो जाएगा dx प्राइम बाई dt और ये 2 ओमेगा g कोस लेमडा सब हैं कांस्टेंट और t का जो समाकलन है वो हमें प्राप्त होगा t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और प्लस से एक कांस्टेंट c। अब इस कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम देखिए, हम बात करते हैं प्रारंभ में। प्रारंभ का मतलब हो गया जब समय 0 था। तो जब समय 0 था तो तब पिंड जो है वो अधिकतम ऊंचाई पे था, यानी अपनी ऊंचाई पे था। अब ये पिंड यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, तो जब पिंड गिरना स्टार्ट हुआ है तो उसका जो वेग है वो सिर्फ कौन सी दिशा में है, उसका वेग है ऊर्ध्वाधर नीचे z एक्सिस के अनुदिश। ठीक है, तो इसलिए उस पिंड का x और y दिशा में जो वेग है वो क्या है, शून्य। इट्स मीन पिंड जब गिरना शुरू हुआ तो पिंड विस्थापित होना स्टार्ट नहीं हुआ, पिंड जब गिरने के बाद में विस्थापित होगा। तो इट्स मीन t बराबर 0 पर कण का जो x दिशा के अनुदिश वेग है dx प्राइम बाई dt वो भी क्या है, 0। तो हम t बराबर 0 पर dx बाई dt को 0 लिखेंगे तो यहाँ से c का मान भी क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से dx प्राइम बाई dt में भी रिटर्न एज 2 ओमेगा g कोस लेमडा t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अभी ये हमें मिला है पिंड का x दिशा में यानी पूर्व के अनुदिश वेग, जो कोरियलिस बल के कारण पिंड x प्राइम दिशा में क्या हुआ है, विक्षेपित हुआ। इसके बाद में हम इसका पुनः समाकलन करते हैं और पुनः समाकलन करके हम पिंड का कितना विस्थापन हुआ है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका दोबारा समाकलन किया तो ये dx प्राइम बाई dt का समाकलन हो गया x प्राइम। समझे ये बात। तो ये पिंड का वेग से समाकलन करके हम पिंड का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो x प्राइम इज इक्वल टू 2 ओमेगा g कोस लेमडा कॉन्स्टेंट और t स्क्वायर बाई 2 में देखिए t स्क्वायर बाई 2 को t स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो t क्यूब बाई क्या आ गया, 3। देखिए इससे पहले 2 से हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से ये 2 कैंसिल। तो कण का पूर्व की ओर विस्थापन जो x प्राइम है दैट इज इक्वल टू ओमेगा जी कोस लेमडा
1/3 एंड टी क्यूब। ठीक है, ये आ गया पिंड का कोरियोलिस बल के कारण विस्थापन, क्योंकि ये विस्थापन आया है समय के पद में। अब अगर हम जब पिंड नीचे गिर जाएगा उस स्थिति में पिंड द्वारा कुल कितना विस्थापन प्राप्त होगा वो हम ज्ञात करना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले देखो यहाँ पर एक समाकलन और आएगा जिसे हम C0 कह देते हैं। देखिए उसी के लिए जब t बराबर 0 था तो क्या पिंड विस्थापित हुआ था? पूर्व में नहीं, उस समय पिंड के प्राइम के अनुदिश था, पूर्व और पश्चिम के अनुदिश उसके कंपोनेंट क्या थे? शून्य। तो इट्स मीन x प्राइम क्या था? शून्य। और इसी के लिए हम यहाँ से C0 डिफाइन कर देते हैं, वो भी क्या हो जाएगा? शून्य। तो इसके बाद में ये काम हमें करना है। ठीक है, तो ये पिंड का पूर्व के अनुदिश से कोरियोलिस बल के कारण विस्थापन प्राप्त हुआ। अभी देखिए संपूर्ण, यानी जब पिंड नीचे गिर जाएगा तो पिंड द्वारा प्राप्त कुल विस्थापन ज्ञात करने के लिए, ये तो t समय पर है, जब पिंड पूरा नीचे गिर जाएगा, पृथ्वी के सतह तक पहुंच जाएगा, तब वह जहां ऊर्ध्वाधर नीचे जाना चाहिए उसकी बजाय कितना पूर्व की तरफ विस्थापित हुआ है वो हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो कुल विस्थापन के लिए पिंड को नीचे गिरने में लगा समय ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो नीचे गिरने में लगा जो समय है वो हम किससे ज्ञात कर सकते हैं? गति की द्वितीय समीकरण से। तो द्वितीय समीकरण जो है वो क्या कहती है? पिंड अगर मान लो h ऊंचाई पे है तो h = ut, ठीक है, और प्लस हाफ क्या है? gt स्क्वायर से हम निकाल लेंगे। तो चूंकि प्रारंभिक वेग क्या है? शून्य, तो इसलिए ut की टर्म क्या हो गई? शून्य। तो हाफ gt स्क्वायर रह जाएगा। तो पिंड को गिरने में लगा समय t = यहाँ से आ गया 2h/g⁴ ये मान हम यहाँ रखेंगे। तो पिंड का h ऊंचाई के रूप में प्राप्त विस्थापन है वो हमें ऊंचाई h के पदों में मिल जाएगा। तो x प्राइम = कितना आ जाएगा यहाँ से? 1/3 ओमेगा g cos लैम्डा एंड t की क्यूब। तो t क्यूब मीन्स आ जाएगा 2h/g⁵ ये लीजिए। आप चाहो तो इसमें से g को अलग करके भी लिख सकते हो, लेकिन ये ओवरऑल ये इसका हल आ गया। पिंड के द्वारा प्राप्त कोरियोलिस बल का कारण पूर्व दिशा की ओर विस्थापन। अब देखो ये काम हमने उत्तरी गोलार्ध के लिए बताया। अगर कण दक्षिणी गोलार्ध में होता तो उसके लिए जो ये विस्थापन होता वो किस दिशा में आ जाता? पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में जब कोई पिंड नीचे गिरता है तो वह ऊर्ध्वाधर नीचे जो बिंदु है उस पर न पहुंचकर कुछ पूर्व की ओर क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। अब देखिए इन कामों का जो एप्लीकेशन है वो क्या है? इसका उपयोग जो है वो ये है कि जब कोई मिसाइल आदि जो डिज़ाइन किए जाते हैं उनका जो पथ बनाया जाता है उस समय ये प्रोग्रामिंग पहले से ही कर ली जाती है कि इस पर कोरियोलिस बल का इफेक्ट इतनी दूरियों तक क्या होगा, क्योंकि अगर वहाँ पर हम कोरियोलिस बल को नहीं लेंगे तो उसका जो कहाँ उसका टारगेट है वो टारगेट क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो पिंड या जो ऑब्जेक्ट गति कर रहे हैं पृथ्वी पर, ऊंचाइयों पर, ऊर्ध्वाधर, उन पर कोरियोलिस बल के इफेक्ट को भी कैलकुलेट किया जाता है।